Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today in this video I will discuss few MCQs based on business environment. सो स्टूडेंट्स इस वीडियो सीरीज़ में हम डेली 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं एंड स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब जानते हैं दिस सीरीज़ इज़ अ वन टॉपिक वन वीक MCQ सीरीज़ ऑन बिजनेस इन्वायरमेंट. सो इस पूरे वीक हम बिजनेस इन्वायरमेंट बेस्ड MCQs को डिस्कस करेंगे. एंड स्टूडेंट्स वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो इज़ दैट कि मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी इस सीरीज़ में इंक्लूड किए हैं जो सिर्फ MCOM एस्पायरेंट्स के लिए यूज़फुल हैं बिकॉज बिजनेस इन्वायरमेंट से MCOM इंटरेस्ट में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इसीलिए MCOM स्टूडेंट्स आप चाहें तो नोट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं MCQs को. सो हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के साथ ही मैं ये भी बता दूंगी कि कौन सा क्वेश्चन सिर्फ MCOM स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है. बस उन क्वेश्चन को जो BCom के एस्पायरेंट्स हैं वो अटैम्प्ट ना करें एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सभी के लिए यूज़फुल हैं. सो स्टूडेंट्स अब बहुत कम दिन बचे हैं आपके एग्जाम में सो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सॉल्व कर रहे हैं सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए. एंड स्टूडेंट्स एज आई स्ट्राइव टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम योर सिलेबस आई विल बी श्योरली कवरिंग मोर सच टॉपिक. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब yet, subscribe right away. एंड अगेन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल सजेस्ट यू द सेम थिंग दैट हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करिएगा एंड देन वीडियो को प्ले करके ये चेक करिएगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं. इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड इवेल्यूएशन भी हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन का. सो ऑल द वेरी best dear students, and again if you have any queries just drop them in the comment box. I'll surely address your concern. And just to remind, through my channel I'm here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos and let's begin now. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्वेश्चन नंबर 46. कल जो इस वीडियो सीरीज़ का थर्ड पार्ट था हमने वहाँ उस क्वेश्चन वीडियो में क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस कर लिया था. सो आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स. सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि हु वाज फोर्स्ड टू स्टेप डाउन एज चीफ एग्जीक्यूटिव आफ्टर डिस्क्राइबिंग वन ऑफ हिज कंपनीज प्रोडक्ट एज टोटल क्रैप. सो ये जो है रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. आपसे पूछा जा रहा है कि आपको उस पर्सन का नाम बताना है जिन्हें फोर्सफुली जो है रिमूव कर दिया गया था. चीफ एग्जीक्यूटिव के जो है पद पे थे वो और उन्होंने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पे इस तरह से जो है एक अभद्र टिप्पणी कर दी थी और उसके बाद से उन्हें हटा दिया गया था. चीफ एग्जीक्यूटिव के पद से हटा दिया गया था. ठीक है, फोर्सफुली हटाया गया था. तो ये इवेंट स्टूडेंट्स इस तरह के कभी कभी पूछ लिए जाते हैं बिकॉज केस स्टडी में इस तरह के इवेंट्स को पढ़ाया भी जाता है और शायद जो है BHU के BCom के सिलेबस में तो ये नहीं है. BHU BCom जो थर्ड ईयर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो भी सिलेबस है उसमें इस तरह की केस स्टडी तो नहीं थी, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा है जहाँ पे BCom के जो है उसमें सिलेबस में इस तरह के केस स्टडीज़ भी हैं रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड. सो ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पे है क्योंकि ये बिकॉज बिजनेस इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो है जेराल्ड रेटनर. ही इज़ अ ब्रिटिश बिजनेसमैन एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल एंड ही वॉज फॉर्मली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ मेजर ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी रेटनर्स ग्रुप. एंड इन्हें इसके बाद हटा दिया गया था जब इन्होंने अपनी कंपनी के एक प्रोडक्ट को इस तरह से डिस्क्राइब किया था गलत तरीके से, तो इसलिए इन्हें फोर्सफुली हटा दिया गया था. ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा जेराल्ड रेटनर. ये करेक्ट ऑप्शन है, इसे मार्क कर लीजिए. एंड नेक्स्ट भी आप क्वेश्चन नंबर 47 इसमें पूछ रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ फर्म्स लाइसेंस टू ऑपरेट रेफर्स टू. सो यहाँ से पूछ रहा है कि स्टूडेंट्स जो लाइसेंस टू ऑपरेट है ना ये किसी भी फर्म के लिए इस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है. तो यहाँ पे A सेज द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन, B सेज एन एग्रीमेंट रिकॉग्नाइजिंग ट्रेड यूनियंस, C सेज द नीड फॉर अ फर्म टू रिटेन इट्स लेजिटिमेसी इन द आइज ऑफ पब्लिक, D सेज दी क्वालिफिकेशंस नीडेड बाय कंपनी डायरेक्टर्स. सो यहाँ जो आपका लाइसेंस टू ऑपरेट का जो कंसेप्ट होता है बेसिकली स्टूडेंट्स ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड. तो यहाँ पे आपका A ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए. अच्छा, बाय मिस्टेक ये C मार्क हो गया. आप A जो है करेक्ट कर लीजिएगा. यहाँ पे C ऑप्शन नहीं है, A करेक्ट ऑप्शन है आपका. लाइसेंस टू ऑपरेट हमेशा लीगल रिक्वायरमेंट होती है कंपनी या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड. तो यहाँ पे A ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स. C गलती से मार्क हो गया, इसे हटा दीजिएगा. एंड नेक्स्ट भी आप क्वेश्चन नंबर 48 इसमें पूछा है कि व्हाट डज द टर्म थर्ड सेक्टर रेफर्स टू. सो अगर कहीं पे इस तरह से मेंशन है थर्ड सेक्टर तो ये किसे रेफर कर रहा है, पूछ रहा है आपसे स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे A ऑप्शन से इज वॉलंटरी सेक्टर, B से सर्विस सेक्टर, C से इज द हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज या D से इज नन ऑफ दीज. सो अगर इस तरह से कहीं मेंशन है थर्ड सेक्टर तो ये वॉलंटरी सेक्टर को रेफर कर रहा है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आपका A ऑप्शन करेक्ट है. कई बार वॉलंटरी सेक्टर को थर्ड सेक्टर की तरह जो है रेफ़र किया जाता है, एक और टर्म है वॉलंटरी सेक्टर्स को डिनोट करने के लिए.
ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 49, इसमें पूछ रहा है कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज डिफाइंड एज। सो एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को आप किस तरह डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास हैविंग अ मल्टी एथनिक वर्क फोर्स, बी हैविंग सप्लायर्स इन मोर देन वन कंट्री, सी सेज कैरिंग आउट प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री, या डी सेज नन ऑफ द अबव। सो बहुत ही ईजी था स्टूडेंट्स, कैरिंग आउट प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्रीज, ऐसी कंपनीज जिनका प्रोडक्शन या उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ एक कंट्री से ज़्यादा जो है जगहों पर कैरी आउट हो रही होती है, तो उन्हें हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस या MNCs कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 50, इसमें पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपार्टमेंट्स डीलिंग विद स्पेशलाइज्ड टास्क। सो आपसे पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ऐसा कौन सा टाइप होता है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपार्टमेंट्स दोज हु डील विद स्पेशलाइज्ड टास्क। तो यहाँ पे देखिए स्पेशलाइज्ड टास्क से ही आपको समझ में आ रहा होगा, एज द नेम सजेस्ट ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का केस है स्टूडेंट्स। फंक्शनल में ही ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट्स को इस तरह से बनाया जाता है कि वो स्पेशलाइज्ड टास्क को डील करने के लिए जो भी जो है डिपार्टमेंट्स होते हैं उस तरह से उन्हें डिवाइड किया गया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, फंक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 51, इसमें पूछ रहे कि द डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट विल शिफ्ट आउटवर्ड्स टू द राइट व्हेन। सो स्टूडेंट्स, डिमांड कर्व किसी प्रोडक्ट का इट शिफ्ट्स आउटवर्ड टू द राइट साइड, ऐसा कब होता है ये पूछ रहा है आपसे। तो ए सेज द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड राइज, बी सेज कंज्यूमर इनकम फॉल, सी सेज कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स द प्राइस ऑफ द गुड्स फॉल इन द फ्यूचर, या डी सेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ फॉल्स। तो ऐसा तब होता है स्टूडेंट्स जब किसी गुड्स के केस में जो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उसकी प्राइस राइज करने पर ही ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए, द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 52, इसमें पूछ रहा है कि if the demand for goods is relatively price inelastic and its price rises, the revenue will। so students, अगर ऐसा केस है कि कोई पर्टिकुलर गुड है उसकी डिमांड और प्राइस में ये जो है इनइलास्टिक रिलेशन है और उसके प्राइस राइज करने पे रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट होगा ये पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे। तो ए सेज फॉल, बी सेज रिमेन कांस्टेंट, सी सेज राइज, या डी सेज डिपेंड्स ऑन हाउ सप्लाई रिस्पॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स राइज, सी ऑप्शन करेक्ट है। जो अगर इस तरह का केस है जिस गुड्स की जो है डिमांड एंड प्राइस में रिलेटिवली इनइलास्टिक जो है उनका रिलेशन है, उसके बाद अगर उसके प्राइस राइज होते हैं तो रेवेन्यू भी राइज करेगी साथ में ही। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 53, इसमें पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्केट फेलियर। सो इसमें से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स जो मार्केट फेलियर का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट एन एग्जाम्पल पूछ रहा है आपसे। तो ए सेज फेलियर टू प्रोड्यूस मेरिट गुड्स, बी सेज फेलियर टू प्रोड्यूस पब्लिक गुड्स, सी सेज फेलियर ऑफ अ फर्म टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, डी सेज फेलियर टू अकाउंट एक्सटर्नलिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स, ये मार्केट फेलियर नहीं है। फेलियर ऑफ अ फर्म टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट ये बिजनेस से रिलेटेड फेलियर ज़रूर है लेकिन ये मार्केट से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 54, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। सो यहाँ जितने भी ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा प्राइमरी फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का एग्जाम्पल है, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है। ए सेज हेयर ड्रेसिंग, बी सेज ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, सी सेज बैंकिंग, या डी सेज फॉरेस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, प्राइमरी फॉर्म ऑफ बिजनेस एक्टिविटी तो यहाँ पे आपका डी फॉरेस्ट्री करेक्ट होगा, यही एक एग्जाम्पल जो है प्राइमरी फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क कर लीजिए, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा द प्राइस ऑफ अ गुड्स विल टेंड टू राइज इफ। तो ऑप्शन है आपके पास स्टूडेंट्स, ए सेज द करंट प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम, बी सेज द करंट प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम, सी सेज द क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द क्वांटिटी सप्लाइड, या डी सेज देयर इज अ रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। सो ऐसा तब होता है स्टूडेंट्स जब करंट प्राइस उस पर्टिकुलर गुड का इक्विलिब्रियम से नीचे होता है, तभी ऐसा होता है कि प्राइस ऑफ गुड्स विल टेंड टू राइज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 56 में पूछ रहा है कि प्रोडक्टिविटी इज मीजर्ड बाय। सो प्रोडक्टिविटी किस तरह से मीजर होती है ये पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन है आपके पास, ए सेज द ग्रोथ ऑन आउटपुट ऑफ अ फर्म, बी सेज द ग्रोथ ऑन प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, सी सेज द टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट, या डी सेज टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन कैपिटल गुड्स। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट होगा। प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए जितना भी टोटल आउटपुट है उसे टोटल इनपुट से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 57, इसमें पूछ रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ एसेट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर इज रिफर्ड टू एज। सो अगर किसी पर्टिकुलर एसेट को किसी सेक्टर के किसी भी एसेट को अगर हम
पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ए सेज प्राइवेटाइजेशन, बी सेज डीरेगुलेशन, सी सेज नेशनलाइजेशन या डी सेज इंडिविजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे आपका प्राइवेटाइजेशन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स। कभी भी कोई भी चीज़ पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर अगर ट्रांसफ़र हो रही होती है तो प्राइवेटाइजेशन जो है उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 58। इसमें पूछ रहा है कि द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग और कैरिंग आउट लॉ एंड पॉलिसी इज रिफर्ड टू एज। सो गवर्नमेंट का ऐसा जो है ब्रांच आपको बताना है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कैरिंग आउट लॉ एंड पॉलिसीज, इसे हम क्या कहते हैं? ए सेज द लेजिस्लेचर, बी सेज द एग्जीक्यूटिव, सी सेज द जुडिशरी या डी सेज द ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव जो है ना, ये एग्जीक्यूटिव जो है ब्रांच होती है गवर्नमेंट की, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, द एग्जीक्यूटिव, ये करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 59 में पूछ रहा है कि अ सब कल्चर मे बी डिफाइंड एज। सो हम सब कल्चर को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ए सेज क्रिमिनल कल्चर, बी सेज द इन्फीरियर कल्चर, C says a culture that is shared by a particular group within the society, या D says a cultural practice that is submerged or hidden। सो स्टूडेंट्स यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है सी, कल्चर दैट इज शेयर्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप विद इन दी सोसाइटी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 60, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इसमें पूछ रहा है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज। सो मैक्रो इकोनॉमिक का मेन ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे। तो ए ऑप्शन से अ हाई एंड स्टेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बी सेज अ लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन, C says a stable and satisfactory rate of economic growth या D says all of the above। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका all of the above करेक्ट होगा क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इसी तरह से फ्रेम की जाती है कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी देख ले एंड स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी कैरी आउट कर ले एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है स्टेबल एंड सेटिस्फैक्ट्री रेट पे हो रही हो। तो ये सारी ही चीज़ें आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है उसका पार्ट हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। And this is all for today. I hope the questions were clear to you. And students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet, and please convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box and stay tuned to my channel। और अगर आपको BHU BCom से एंट्रेंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो mention that in the comment box, I will include them as well। And stay home, stay safe, please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel। Happy learning students।